नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी 3 बड़ी खबरों को लेकर और इन 3 बड़ी खबरों पर एक प्रकार से पूरी देश की नजर रही और इसके क्या क्या अभिप्राय है और क्या क्या इन खबरों के असर रहे, उस पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद आज बुलाया गया था और इसके अगर प्रभाव के बारे में बात करूं, इसके असर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देशव्यापी स्तर पर यह जो बंद जिसका आह्वान किया गया था, इसका जो असर था वो एक प्रकार से मिला जुला रहा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहां पर प्रमुख तौर पर यह एक प्रकार से आपको दिखा होगा कि आंध्र प्रदेश भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। यहां पर कहीं कहीं पर आंशिक तौर पर और कहीं कहीं पर पूर्ण रूप से इसका प्रभाव दिखा। प्रमुख तौर पर पंजाब, हरियाणा के इलाके में वहां पर काफी ज्यादा एक प्रकार से इसका असर दिखा। जो नेशनल हाईवेज हैं जो कि दिल्ली की तरफ आते हैं या फिर दिल्ली को पंजाब और हरियाणा के शहरों से जोड़ते हैं, वहां पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। वहां पर एक प्रकार से जो टोल प्लाजे हैं, कई कुछ पर एक प्रकार से धरना दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया, जिस कारण दिल्ली एनसीआर के आसपास, चाहे दिल्ली और गुरुग्राम का जो बॉर्डर है वो हो या फिर दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर हो या फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो अन्य शहर हैं जो उसको जोड़ता है, जिसमें गाजियाबाद आता है, वहां पर हो, हर जगह जैम लग गया और काफी ज्यादा लोगों को, जो आम जनता है, जो एक प्रकार से इस पूरे बंद में उनकी कोई भूमिका नहीं है या फिर उनका कोई एक प्रकार से उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उनका कोई किरदार नहीं है, उन्होंने एक प्रकार से सफर किया क्योंकि जैम बहुत ज्यादा लग गया था। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी और उसमें एक प्रकार से कई सैकड़ों मीटर्स तक वहां पर गाड़ियां एक प्रकार से रेंग रही थी। तो आप जानते हैं कि इससे खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ा। बहरहाल, अगर मैं बात करूं तो इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान, जिसको 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने हो चुके हैं दोस्तों, और जनवरी में आखिरी बार केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता हुई थी और उसके बाद से दोनों पक्षों के बीच वार्ताएं बंद हैं। इस बीच आप जानते हैं कि अभी इसी माह की शुरुआत में 5 तारीख को आप जानते हैं कि महापंचायत का आयोजन किया गया था मुजफ्फरनगर में और वहीं पर इस बात का आह्वान किया गया था कि दरअसल 27 तारीख को यानी आज देशव्यापी भारत बंद बुलाया जाएगा। अब इस पूरे के पूरे भारत बंद के दौरान मैं आपको बताऊं तो केंद्रीय कृषि मंत्री की भी वही सुनी सुनाई बातें, वही प्रतिक्रिया उनकी भी सामने आई। उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं और एक प्रकार से उन्होंने एक बार फिर से उसी बात को दोहराया कि किसान यूनियन इस पूरे आंदोलन को खत्म करें और हमसे बातचीत करें। वहीं किसान नेता और इस पूरे आंदोलन के एक प्रकार से एक फेस कहे जाने वाले, अगुवा कहे जाने वाले, जो एक प्रकार से इस पूरी आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, राकेश टिकैत, उन्होंने भी ये बात कही कि दरअसल जब तक केंद्र कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगा तब तक हम इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, चाहे 10 बरस बीत जाएं, किसान यहां पर डटा रहेगा। उन्होंने ये बात गाजीपुर से कही। गाजीपुर आप जानते हैं कि किसान आंदोलन का एक प्रकार से प्रमुख केंद्र है और एक आप कह सकते हैं कि मुख्यालय भी है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जगह उपद्रव की भी घटनाएं सामने आई। ट्रेन रोकी गई और ट्रेनें लेट भी हुई, सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई थी। पुलिस महकमे का आज काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देश की राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लाल किले के आसपास जो सड़क जाती है, गुजरती है, जो जोड़ती है लाल किले को, वहां पर एक प्रकार से जो चाक चौबंद की गई थी सुरक्षा की व्यवस्था, क्योंकि लाल किले में आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कुछ हो गया था। ऐसा ना हो इसीलिए वहां की सुरक्षा बहुत ज्यादा मजबूत कर दी गई थी। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो या फिर NH9, NH24 हो, हर जगह एक प्रकार से वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद थी, वाहनों की आवाजाही बंद थी। केवल कुछ जगह या यूं कहिए कि जहां कहीं भी ये सब कुछ इसका प्रभाव था, तो वहां पर जो इमरजेंसी वाहन है या फिर सेना के जो वाहन है, उन्हीं को सिर्फ अनुमति थी। इसका असर बिहार में भी दिखा, जहां पर आरजेडी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किए और केंद्र के खिलाफ नारे भी लगाए, कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद की। विपक्षी दलों में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस, YSRCP, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत लेफ्ट के जो वामपंथी दल जो हैं यहां पर हमारे देश के, इन तमाम दलों ने किसानों के इस भारत बंद का समर्थन किया।
इस दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं पर आंशिक प्रतिबंध दिखे, आंशिक रूप से इसका प्रभाव दिखा, कहीं पर पूर्ण रूप से इसका प्रभाव दिखा, कहीं कहीं पर व्यवसाय और जो प्रतिष्ठान है वो सब बंद थे, स्कूल कॉलेजेस भी बंद थे, यातायात के जो चाहे सार्वजनिक साधन हो या फिर निजी साधन हो सब कुछ बंद था, और कहीं कहीं पर जबरदस्ती भी बंद कराया गया, और कहीं कहीं पर इसे जैसा मैंने कहा कि स्वेच्छा से भी वो बंद थे, और कहीं कहीं पर कुछ जगह खुले थे, कहीं पर स्कूल्स खुले थे, कहीं पर एक समय बांध दिया गया था। चूंकि समय जो इनका निर्धारित किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा वो था शाम 4 बजे तक का, यानी इस समय ये भारत बंद अब समाप्त हो चुका है। तो ये थी भारत बंद से जुड़ी हुई कुछ खबरें, और अब मैं आपको एक प्रकार से जोड़ूंगा अगली बड़ी खबर के साथ। विडंबना है दोस्तों हमारे देश की कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने को आ रहे हैं, और आज भी हमारे देश में चुनाव के दौरान यानी सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए हर राजनीतिक दल जाति का ही सीढ़ी, जाति वाली सीढ़ी का ही इस्तेमाल करता है। दोस्तों अब मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में जिस बड़ी खबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, यह बड़ी खबर दरअसल जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार को लेकर। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार का एक प्रकार से उसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, उसका इंतजार किया जा रहा था। कुछ ही महीने पहले आपको याद होगा कि मोदी सरकार के कैबिनेट में रीशफल और एक प्रकार से एक्सपेंशन हुआ था, और उसी दौरान ही उसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी होना था, लेकिन फिर लंबी चर्चा होती रही, मंथन हुआ, माथापच्ची हुई, और कभी दिल्ली में बातें हुई, कभी लखनऊ में बातें हुई, कभी प्रदेश के जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर बात हुई, कभी घरों में जाकर, आवास पर जाकर, सरकारी आवास पर जाकर बातचीत हुई। तो एक लंबा दौर चला, और उसके बाद एक प्रकार से दिन बीतते जा रहे थे, और फिर उसके बाद अचानक से कल एक दिन आखिरकार हुआ जब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, इसमें विस्तार हुआ। और जिस पंक्ति के साथ मैंने शुरुआत की थी कि आज भी हमारे देश में चुनाव कहीं ना कहीं जातिवाद पर लड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समीकरणों पर लड़े जाते हैं, ये हमारे देश के एक अनूठा सच है। मसलन अगर मैं आपको कुछ जानकारी दूं तो आपको इसी से बहुत ज्यादा इसका अनुमान लगाया जा सकेगा। देखिए जो बड़ी खबर है वो दोस्तों यही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार को हुआ, जिसके बाद वहां पर 7 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का जो एक्सपेंशन हुआ था वो 2019 में हुआ था, और उसके बाद वहां पर कुल मिलाकर जो मंत्रियों की संख्या थी वो 56 हो गई थी। इसमें तमाम मंत्री शामिल है, चाहे कैबिनेट के मंत्री हो या फिर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या फिर राज्य मंत्री हो, तो वो संख्या 56 थी, और कुल मिलाकर जो अधिकतम संख्या है वो है 60 की। और इस बार जो हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले 2019 के बाद तो 56 मंत्री थे, लेकिन कोविड काल के दौरान या यूं कहिए कि पिछले 1.5 वर्षों के दौरान 3 मंत्रियों की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो रिक्त स्थान बचे थे उन्हें भी भरा गया, और कुल मिलाकर जो पूरी की पूरी अधिकतम सीमा है उसे भी टच किया गया, और अब ये जो नंबर है वो 60 हो चुका है। यानी योगी कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं, हर विभाग के कह लीजिए, हर प्रकार के कह लीजिए, उनकी संख्या अब 60 हो चुकी है, जो कि अधिकतम सीमा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित राजभवन में दरअसल सभी नव निर्मित जो एक प्रकार से नवनियुक्त जो मंत्री बनाए गए हैं उन्हें शपथ दिलाई, पद और गोपनीयता की आप सभी जानते हैं। अब जल्दी से मैं आपको दोस्तों इसमें कुछ प्रमुख बातें बताता हूं, आखिर आप देखिए कि किन किन लोगों को बनाया, और उसमें जातिगत और क्षेत्रीय आधार पर जो संतुलन स्थापित करने की और जो उन तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास योगी आदित्यनाथ ने किया है, बीजेपी ने किया है, दिल्ली ने किया है, और आरएसएस की तरफ से किया गया, यानी नागपुर की तरफ से किया गया है, लखनऊ में तमाम चीजों को फिट बैठने के लिए, तमाम उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए जो कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, अपना दल, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां एक प्रकार से जो चुनौतियां, जो चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश भाजपा को कर रही है, जो कि इस समय सत्तारूढ़ है, उससे भेदने के लिए ये जो चाल चली गई है, ये जो शह और मात का खेल खेला गया है, ये जो राजनीतिक बिसात बिछाई गई है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखिए, जिन 7 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है उसमें सबसे पहले नाम आता है जिसमें आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। ये जो नाम है वो है जितिन प्रसाद का। ये पूर्व में आप जानते हैं कि यूपीए सरकार में थी, कांग्रेस के बड़े नेता थे। मनमोहन सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान ये 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने इसी वर्ष जून के महीने में इन्होंने
भाजपा का दामन थामा था। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये कांग्रेस को इन्होंने अलविदा कहा था, कांग्रेस को इन्होंने छोड़ा था, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जितिन प्रसाद जो कि एक ब्राह्मण नेता है, हालांकि इनकी जो पॉपुलैरिटी, इनकी जो लोकप्रियता है वो उस प्रकार से नहीं है जितनी इनके पिता की थी, लेकिन इन पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही इन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी और मंत्री पद दिया जाएगा। फिलहाल इन्हें मंत्री पद कौन सा मिलेगा ये तो अभी नहीं पता लगा है, सिर्फ कल शपथ हुई है। इनफैक्ट इनकी एंट्री कैबिनेट में हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा संक्षेप में कि ये शाहजहांपुर से आते हैं और इन्हें विधान परिषद में लाने के लिए नाम भी भेज दिया गया है। 2004 में पहली बार ये लोकसभा के सांसद बने थे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल ये जो हैं ये विधायक नहीं है, चूंकि आप जानते हैं कि ये इस प्रकार से इन्होंने कोई चुनाव तो लड़ा नहीं था, तो ये इन्हें लेकर आया जाएगा विधान परिषद के तौर पर, इन्हें लेकर आया जाएगा। इसके अलावा जिस दूसरे नेता को बनाया गया है उनका नाम है छत्रपाल गंगवार। ये बरेली से आते हैं, बरेली के बहेड़ी, वहां पर एक विधानसभा सीट है, वहां से विधायक है। 2007 में पहली बार ये विधानसभा पहुंचे थे, 2017 में दूसरी बार ये चुनकर आए थे। कुर्मी जाति से ये बिलोंग करते हैं। और संतोष गंगवार आप जानते हैं कि मोदी कैबिनेट में उनकी छुट्टी हो गई थी, जिनके पास लेबर की मिनिस्ट्री थी, तो श्रम मंत्री जो थे, तो उनको हटाने के बाद एक प्रकार से डैमेज कंट्रोल करने के इरादे से बीजेपी के द्वारा यह कदम उठाया गया कि छत्रपाल गंगवार को बनाया जाए और कुर्मी वोट बैंक जो बीजेपी का माना जाता है उसे भी अपने पाले में रखा जाए, यही सोचकर छत्रपाल गंगवार को बनाया गया है। इसके अलावा गोंडा के बलरामपुर से विधायक पलटू राम को भी मंत्री बनाया गया है। ये पहली बार विधायक चुनकर आए थे और अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं ये। इसके अलावा गाजीपुर सदर से विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद जो कि पिछड़ी जाति से आती हैं, ओबीसी वोट बैंक को एक प्रकार से साधने का प्रयास किया है, इनको मंत्री बनाने के इरादे से, योजना जो इसके पीछे की थी। इसके अलावा 2017 में सोनभद्र के ओबरा सीट से विधायक बने संजीव कुमार गौंड जो कि अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक को भी राज्य मंत्री बनाया गया है, इन्हें अनुसूचित जाति से ये बिलोंग करते हैं। मोदी सरकार में दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार में भी अब आप इसको संयोग कहिए या फिर आप इसको एक प्रकार से इत्तेफाक कहिए, लेकिन हालांकि मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, डिस्क्लेमर एक देना चाहूंगा कि राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता बल्कि एक विशुद्ध प्रयोग होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने भी 7 चेहरों को जगह दी थी जब उनका कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था, और उसमें भी सबसे ज्यादा यूपी से 7 चेहरों को, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिनका प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था, उसमें भी यही जो एक प्रकार से चीज थी, उसमें यही समीकरण थे कि उसमें भी 1 ब्राह्मण थे और 6 जो थे वो ओबीसी और दलित समुदाय से आते थे। उसमें भी यही चीज कॉमन थी कि गैर यादव यानी ओबीसी जातियों को शामिल किया गया था, लेकिन उसमें यादव नहीं थे, यानी गैर यादव थे। और उसमें अगर मैं बात करूं जो दलित होते हैं या जो अनुसूचित जाति के होते हैं, उसमें जाटव वोट बैंक को छोड़कर यानी गैर जाटव लोगों को, नेताओं को शामिल किया गया था। यानी बीजेपी का लक्ष्य उस समय भी यही था। दिल्ली के माध्यम से उन्होंने साधने का प्रयास किया कि हमें गैर यादव जितनी भी ओबीसी जातियां हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी जातियां हों, उनकी संख्या में बात कर रहा हूं, चाहे कितने भी कम लोग उनके हों, लेकिन हम उन्हें प्रतिनिधित्व देंगे, हम उन्हें स्थान देंगे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एरिया को हम कवर कर सकें। तो वही चीज वहां पर भी थी और इस बार भी यही ऐसा ही मिलता जुलता योगी सरकार के इस प्रकार से मंत्रिमंडल में भी हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जिस प्रकार से 7 लोगों को नए यूपी से चेहरे को जगह मिली थी मंत्रिमंडल में, वहीं इसी बार भी ऐसा ही हुआ है। 7 नए चेहरों को बनाया गया है योगी सरकार की कैबिनेट में। इसमें एक कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं जो कि जितिन प्रसाद है, ब्राह्मण चेहरा है, और 6 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और जिनको बनाया गया है वो है धर्मवीर सिंह प्रजापति। ये दरअसल यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं इस समय और इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। ये आगरा से आते हैं, प्रमुख तौर पर हाथरस के निवासी हैं और एक प्रकार से, लेकिन एक चीज इनके बारे में रोचक है कि इन्होंने आज तक कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि शामली के चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, मुरादाबाद से गोपाल अंजान भुर्जी, शाहजहांपुर से जितिन प्रसाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, और गोरखपुर से संजय निषाद, जिनका नाम ये चल रहा था कि वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं, संजय निषाद का नाम भी विधान परिषद के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर योगी सरकार या योगी आदित्यनाथ ने एक प्रकार से सामाजिक चुनावी समीकरण,
जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की और साथ ही साथ दूसरी पार्टियों को यह संदेश देने का भी प्रयास किया है कि अगर आपकी पार्टी में या उपरोक्त किसी भी पार्टी में अगर आपका सम्मान नहीं हो रहा है तो हम आपको जगह देंगे, हम आपके कद को घटाएंगे नहीं। क्योंकि आप देखिए ना, इसमें सबसे बड़ा नाम जो जितिन प्रसाद का है वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर आए थे और फिर सीधे तौर पर वो आए यहां पर, और यहां पर उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बना दिया गया। क्योंकि कहा यह जाता है कि ब्राह्मण जो वोट है, दरअसल ब्राह्मण जो है यूपी के भीतर वो नाराज है। अब इसकी नाराजगी भी आप देखिए किस स्तर की है कि कहा यह जाता है कि दरअसल चूंकि बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए, उसमें प्रमुख तौर पर ब्राह्मण जो जाति के लोग हैं उन लोगों का एनकाउंटर हुआ, प्लस जो मुकदमे दायर किए गए उसमें भी ब्राह्मणों की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। यानी अपराधियों के साथ जो कुछ भी कार्रवाई हुई, हालांकि ये दुखद पक्ष है इस देश का कि यहां पर वाकई में ये चीजें होती हैं कि धर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर एक प्रकार से कार्रवाई होती है। इसीलिए कहते हुए मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन इस देश का एक कड़वा सच है कि यहां पर ब्राह्मणों को यह लगता है कि उनके समुदाय को टारगेट करते हुए, उनके समाज को टारगेट करते हुए योगी सरकार एक प्रकार से कार्रवाई कर रही है। इसलिए अंतरीन जो अंदरूनी सूत्र हैं उन्होंने ये बात कही कि दरअसल ब्राह्मण आपसे छिटक सकता है। और आप जानते भी हैं यूपी में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आपने देखा बीएसपी हो, वो भी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन करते हुए ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो एक कोर वोट बैंक माना जाता है उसमें ब्राह्मण नहीं है, उसमें मुस्लिम और यादव आते हैं। समाजवादी पार्टी की तरह अगर आप बीएसपी को देखें तो उनका जो कोर वोट बैंक है उसमें सबसे ज्यादा ऑब्वियसली दलित आते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का गठजोड़ भी उसमें था, ब्राह्मणों का योगदान भी उसमें था जब 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। कांग्रेस भी जानती है कि उनका वोट बैंक ब्राह्मण है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छिटक गए हैं। तो इसलिए सब पार्टियों की नजर ब्राह्मण पर है और इनकी हिस्सेदारी भी करीब 13% की है और 50 से ज्यादा पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो वो विधायक जीत के आए थे, उसमें से मैक्सिमम बीजेपी के पास थे। अब देखना यह है कि क्या इससे प्रभाव पड़ता है ब्राह्मण समाज को ही ना सिर्फ बल्कि और जातियों को भी, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। आज लोकतंत्र की नींव कमजोर करने में हमारे देश के नेताओं का ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी विकास को प्राथमिकता नहीं दी। इन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी, एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र की तरह उसका उपयोग किया, वो है जातिगत या जातिवादी सोच का। अभी भी आप देखते हैं कि हमारे देश में जातिगत जनगणना को लेकर कितना ज्यादा विवाद हो रहा है। हालांकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया उसमें इस बात को कहा कि दरअसल यह संभव नहीं है कि हम जातिगत जनगणना करा सकें। हालांकि बिहार से लगातार आवाजें उठ रही हैं, उत्तर प्रदेश से लगातार आवाजें उठ रही हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन भले ही केंद्र इस बात को लेकर इनकार करे, लेकिन वो भी जानती है कि इस देश में अगर सत्ता हासिल करनी है तो जातिगत तौर पर हमें सक्रिय होना पड़ेगा। यानी यहां पर भले ही आपके पास खाने को रोटी ना हो, रोजगार ना हो, आप महंगा तेल डलवाते हो, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है नेताओं को कि अगर उन्होंने एक जाति के नेता को बना दिया तो फिर वो पूरी की पूरी जाति या फिर किसी एक विशेष क्षेत्र के इलाके के व्यक्ति को, नेता को अगर हमने मंत्री बना दिया, मंत्री पद दे दिया, तो फिर ये सारा वोट बैंक हमारी तरफ आ जाएगा। ये गलतफहमी दूर करने की आवश्यकता है, भारत को चेंज होना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, हालांकि इस बात का स्वागत करना चाहिए कि शोषित और वंचित समुदाय के लोगों को जगह दी गई है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कुछ समीकरण भी समझाना चाहूंगा। देखिए, प्रदेश के मंत्रिमंडल में इस समय 60 चेहरे हो चुके हैं, जो कि अधिकतम क्षमता है। 24 कैबिनेट के मंत्री हैं, इनमें 9 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के और 27 राज्य मंत्री हैं। इस बार जिनको बनाया गया उसमें आप क्षेत्र के आधार पर भी समझिए। देखिए, इसमें शाहजहांपुर, आगरा, मेरठ और बरेली से, यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, इसमें रुहेलखंड का भी इलाका आता है बरेली और शाहजहांपुर के रूप में। यहां से 4 नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जबकि गाजीपुर, सोनभद्र और अवध, जो कि पूर्वांचल का इलाका आता है, यहां से 3 नेताओं को बनाया गया है मंत्री। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला विस्तार 22 अगस्त 2019 को हुआ था और ये दूसरा विस्तार है। महिलाओं के अगर मैं सिलसिले में बात करूं तो इस बार एक प्रकार से जो 4 महिलाएं का जो एक रेशियो है वो बरकरार है, क्योंकि इससे पहले भी 4 महिलाएं ही थी वहां पर, लेकिन एक महिला मंत्री की मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था, मैं आपको बताना चाहूंगा, कमला रानी वरुण। आप जानते होंगे, आपको याद होगा, पिछले बरस ही हुई थी इनकी मृत्यु। तो उनके निधन के बाद से जो पद खाली थे उसमें भी अभी एक महिला को उसमें नियुक्त किया गया है और यहां पर 4 महिलाएं हैं, संगीता बिंद, स्वाति सिंह, गुलाब देवी और नीमिला कटियार। इसके अलावा आप जानते हैं कि जिनकी मृत्यु हुई थी उसमें कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान और राज्य मंत्री विजय कश्यप भी शामिल थे।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ अहम जानकारियां और देना चाहूंगा जो कि बेहद जरूरी है, फिर इसके बाद अगले विषय पर मैं स्विच करूंगा। देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में आप देखिए इसमें, क्योंकि इसको कंपेयर करना बहुत जरूरी है, इसकी तुलना करना बहुत जरूरी है। मोदी मंत्रिमंडल की अगर मैं बात करूं, जब ये विस्तार हुआ था अभी कुछ ही महीनों पहले, तो वहां पर लखीमपुर खीरी से सांसद जो कि ब्राह्मण चेहरा थे, अजय कुमार मिश्रा को बनाया गया था। महाराजगंज के पंकज चौधरी को बनाया गया था जो कि ओबीसी थे। मिर्जापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल को बनाया गया था जो कि ओबीसी है। आगरा से एसपी बघेल को बनाया गया था जो कि एससी है। भानु प्रताप वर्मा, उन्हें एससी, जो कि जिस जाति से वो आते हैं, बिलोंग करते हैं, उन्हें बनाया गया था। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, ये भी एससी है, इनको बनाया गया था। और राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को बनाया गया था जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो इन्हें मंत्री बनाया गया था। और कमोबेश उसी प्रकार से समीकरण इन्होंने योगी सरकार ने भी साधने की कोशिश की है। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि पिछड़े वर्ग के कुल मिलाकर इस सरकार में 21 मंत्री हो चुके हैं। 42% पिछड़ा वोट है यूपी में, ओबीसी वोट है। 21% दलित यूपी के भीतर है कुल मिलाकर, दलितों की जो जनसंख्या है, और उसमें 2 दलित चेहरों को इस बार जगह मिली है यूपी कैबिनेट में। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि 11 कुल मंत्री एससी और एसटी अब हो गए हैं जो कि योगी मंत्रिमंडल में है। कुल मिलाकर बात यही है कि क्या इस देश में चुनाव अभी भी जाति को लेकर लड़ा जाता है, ये अनूठा एक सच है जिसको चेंज होने की आवश्यकता है, क्योंकि योगी सरकार इस बात को जानती है, या बीजेपी इस बात को जानते हैं, संघ इस बात को जानता है कि काफी ज्यादा किरकिरी हुई है। आपने देखा कि गुजरात में कैसे मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, आपने देखा उत्तराखंड में उससे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, लेकिन यूपी में एक बात है कि आप योगी का चेहरा नहीं बदल सकते, क्योंकि योगी पहले तो संघ के एक प्रकार से पसंद थे, और उसके अलावा योगी का जो एक छवि है, उनका जो चरित्र है और उनकी जो पहचान है, वो इसी प्रकार से है कि देश के भीतर एक ऐसे योगी हैं, एक ऐसे संत हैं, जो कि एकमात्र ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जहां पर उनकी कमान है। तो एक प्रकार से एक अग्रणी भूमिका भी है, और उसमें बीजेपी संघ की विचारधारा भी जो है उसको भी वो आगे लेकर चल रहे हैं उसके ध्वजवाहक के तौर पर। इसलिए योगी और इनके फेस पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। एक ही ऐसा राज्य है जहां पर शायद मोदी फैक्टर उतना काम ना करे, या फिर उस रेशियो में काम ना करे जितना और अन्य राज्यों में करता है, वो है यूपी। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि कोविड में जिस प्रकार से कुप्रबंधन हुआ, गंगा में जिस प्रकार से लाशें तैरती हुई मिली, जिस प्रकार से अस्पतालों की बदहवास और बदहाली थी, रोजगार जिस प्रकार से कई लोगों का गया, क्राइम जिस प्रकार से बढ़ा, इस सब चीजों को लेकर भी नाराजगी है। नियुक्तियों को लेकर भी नाराजगी है, सरकारी जो नौकरियां निकलती हैं उसको लेकर भी नाराजगी है, रिजल्ट्स को लेकर भी नाराजगी है, नाराजगी बहुत चीजों को लेकर है, महंगाई को लेकर भी नाराजगी है। अब देखना यही है कि क्या जनता इनको वोट करती है, क्योंकि इनका टारगेट यानी बीजेपी का टारगेट है 350 का, वहीं अखिलेश यादव टारगेट कर रहे हैं 400 का, कुल मिलाकर 403 है। दोनों पार्टियों का यही एक रोल है कि जैसे कैसे भी हम छोटे छोटे दलों को अपने पास लेकर आए। दोनों पार्टियों का ध्यान इसी में, और प्रमुख तौर पर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला भी भाजपा और समाजवादी पार्टी का ही है। यहां पर बीएसपी ज्यादा स्टैंड नहीं करती है, कांग्रेस का तो खैर इतना ज्यादा नामो निशान भी नहीं है। आम आदमी पार्टी भी अभी पहला चुनाव है उनका, तो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। प्रमुख तौर पर कंपटीशन आप जानते हैं इन्हीं दोनों का। और आरएलडी जो पार्टी जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव रखती है, जाट बहुल्य इलाके में अपना प्रभाव रखती है, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर किसान भी नाराज हैं, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ वो जा चुकी है। इसलिए बीजेपी के पास यही रास्ता था कि हम तमाम जातियों को, तमाम क्षेत्रों को एक प्रकार से टारगेट करें, समीकरणों को टारगेट करें, संतुलन बनाएं, और एक प्रकार से उम्मीद जताएं कि जनता इससे इंप्रेस हो जाए। बदलना होगा लोगों को। बहरहाल अब अंतिम विषय पर बढ़ेंगे और फिर इसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने सुना उत्तर प्रदेश की कैबिनेट विस्तार के बारे में। अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, ये भी एक और कैबिनेट एक्सपेंशन से जुड़ी हुई है, जो कि है पंजाब की। आप जानते हैं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के एक्सपेंशन को लेकर लगातार एक प्रकार से चर्चाएं हो रही थी। उत्तर प्रदेश के बारे में आपने सुना, लेकिन अब आप पंजाब के बारे में देखिए यहां पर अभी कुछ ही दिनों पहले चरणजीत सिंह चन्नी को कैबिनेट उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और उन्हीं की ये कैबिनेट है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। अब जो भी पार्टी के भीतर मतभेद थे, सिद्धू और कैप्टन के बीच जो भी गतिरोध था, एक खेमे का और दूसरे खेमे का, उस तमाम चीज को साधने की कोशिश की गई, उम्मीद की गई और आशा जताई गई कि दरअसल इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार से एक प्रकार से दोनों जो बड़े बड़े खेमे हैं उनको भी एक प्रकार से संतुष्ट किया जाए, उनके बीच जो अंतरकलह है उसे समाप्त किया जाए, कांग्रेस के भीतर भी जो अंतर्द्वंद है उसे भी समाप्त किया जाए। प्लस यहां पर भी वही चीज है, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों का टारगेट यही है कि हम सारी जातियों को सिर्फ जाति के आधार पर ही लोगों को दें,
अपने यहाँ स्थान अपने कैबिनेट में योग्यता गई तेल लेने। इसलिए यहां पर भी एक प्रकार से उसी की मिरर इमेज ही है, सिर्फ पार्टी बदल गई है। अब यहां पर आप जानते हैं कि पंजाब में भी मंत्रिमंडल का मैं आपको बताना चाहूंगा कि गठन हो गया है। यहां पर गठन हुआ है और इसमें 6 नए चेहरों को जगह दी गई है और 9 जबकि ऐसे हैं जो कि पहले भी कैप्टन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी, आप जानते हैं कि जिस दिन चरणजीत सिंह चन्नी ने आज से कुछ दिन पहले शपथ ली थी, उन्हीं के साथ इन दोनों ने भी ली थी। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे मंत्री हैं जो ले चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल है और 2 डेप्यूटी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी के रूप में शामिल हैं। लेकिन इनके साथ जो और जिन लोगों ने एक प्रकार से ली है, जो 15 और है, कुल मिलाकर 18 हो जाएंगे। उनके बारे में आपको मैं संक्षेप में कुछ के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, इसमें संगत सिंह गिलजिया आते हैं जो कि सिद्धू खेमे का हिस्सा है और कैप्टन का उन्होंने विरोध किया था, उन्होंने शपथ ली। डॉक्टर राजकुमार वेरका जो कि अमृतसर वेस्ट से आते हैं, दलित एक चेहरा है, हिंदू चेहरा है, उन्होंने शपथ ली। अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग, इन्होंने शपथ ली है। परगट सिंह, जिनको आप जानते हैं कि हॉकी के बड़े ही दिग्गज खिलाड़ी थे, रहे हैं और जालंधर कैंट से ये विधायक हैं और सिद्धू के बल्कि एक करीबी माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सिद्धू कांग्रेस के। काका रणदीप सिंह जो कि फतेहपुर साहिब से आते हैं, इन्हें बनाया गया है। राणा गुरजीत, इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। इनके साथ एक विवाद भी हुआ था और इनके नाम को लेकर विरोध भी किया गया था कुछ आधा दर्जन विधायकों के द्वारा कि दरअसल इनका नाम एक समय पर रेत खनन एक प्रकार से उसमें आ गया था। फिर इसके बाद राहुल गांधी के दबाव के बाद कैप्टन ने इनका इस्तीफा भी ले लिया था, लेकिन देखिए चन्नी सरकार में इनको एक बार फिर से मंत्री पद दिया गया है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरकीरत कोटली जो कि बेअंत सिंह के पोते हैं, जो बेअंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के। ब्रह्म मोहिंद्रा जो कि अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं, पटियाला से आते हैं, हिंदू चेहरा है, उनको भी माफ कीजिएगा कैबिनेट में जगह दी गई है। सबसे वरिष्ठ ये नेता है, वहां पर मंत्री हैं। मनप्रीत सिंह बादल जो कि बादल परिवार से बगावत करके आए थे, उन्हें भी जगह मिली है। एक प्रकार से अमरिंदर सिंह और चन्नी दोनों के ही करीबी माने जाते हैं। तृप्त राजेंद्र बाजवा जो कि सिद्धू समर्थक हैं और कभी 9 रत्नों में शुमार थे कैप्टन के, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। सुखविंदर सिंह सरकारिया, इन्हें बनाया गया। अरुणा चौधरी को बनाया गया जो कि दीनानगर से आती है, दलित चेहरा है। रजिया सुल्ताना को बनाया गया, एकमात्र मुस्लिम चेहरा, मलेरकोटला से आती हैं। विजय इंदर सिंगला को बनाया गया, हिंदू चेहरा है। और भारत भूषण आशु को बनाया गया जो कि लुधियाना से आते हैं, दबंग नेता है और हिंदू चेहरा है। इनका नाम भी चल रहा था पहले डेप्यूटी सीएम में। तो इन लोगों को बनाया गया, यानी तमाम माथापच्ची और जातीय संतुलन को सामने रखते हुए सभी लोगों को यहां पर कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया है। इसमें एक नाम जो चल रहा था वो था कुलदीप सिंह नागरा का, उनका नाम अंतिम क्षणों में हटा लिया गया, उन्हीं की जगह दूसरे यानी काका रणदीप सिंह का नाम इसमें शामिल किया गया था। तो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इनको शपथ दिलाई और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार जो इसमें बने हैं वो कौन कौन से इसमें मंत्री हैं, नेता हैं, बल्कि जो मंत्री बने उसमें रणदीप नाभा आते हैं, राजकुमार वेरका आते हैं, संगत सिंह गिलजिया आते हैं, परगट सिंह आते हैं, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग आते हैं और गुरकीरत कोटली आते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका एक प्रकार से पंजाब में अब जगह मिली है। पंजाब में भी कैबिनेट का विस्तार हुआ है और यूपी में भी आपने देखा और किसान आंदोलन से जुड़ी ये खबर भी, भारत बंद से जुड़ी ये खबर भी आपने देखी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कृपया करके, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्लीज वीडियो अगर देखते हैं तो इसे शेयर भी कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट बरकरार रहे। उम्मीद करते हैं जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।